हेलो बच्चों, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दिस इज द न्यू चैप्टर वी आर स्टार्टिंग टुडे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये तुम्हारे इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और आई होप यू आर एबल टू हियर मी प्रॉपरली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले पीरियोडिक जो नाम है उसके बारे में बात कर लेते, फिर बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस की बात, ठीक है ना। देखो, पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ? जो पीरियोडिक मीन्स पीरियड के बाद रिपीट हो, ठीक है। थिंग्स लाइक एनीथिंग दैट रिपीट्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम और मे बी सम थिंग्स, ठीक है। कुछ चीज़ों के बाद, कुछ एलिमेंट्स के बाद फॉर दैट मैटर वो रिपीट हो, ठीक। तो क्योंकि हम यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, in fact periodic properties is not the complete name, the name of the chapter is periodic properties and classification of elements, ठीक है ना। तो periodic properties किसकी periodic properties? elements की। देखो, फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर के मेजरमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था, ठीक। सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कि भाई जब हम मैटर के बिल्कुल बॉटम पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे एक छोटी इकाई यूनिट दिखती है, दैट इज कॉल्ड एटम। नाउ वी वेंट इनसाइड द एटम एंड वी सॉ कि उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। वी सॉ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीजें हैं, हाउ आर दे अरेंज्ड, उस सब चीजों पे हमारा सेकंड चैप्टर बेस था, ठीक। उसके बाद एंड में जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड चीज है वो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जो एटम है, एटम में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। और धीमे धीमे तुमने देखा होगा कि इनफैक्ट आई इवन क्रिएटेड दैट दिस पीरियोडिक टेबल भी बनाया था और मैंने बताया था कि किस पे क्या चीज़ रिपीट होगी वहाँ पे, है ना। तो वो सब चीज़ें जो हैं दैट इज पार्ट ऑफ दोज टू चैप्टर्स। इस पे बिल्डअप अब कहाँ कर रहे हैं हम? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे, कि एटम्स एज लाइक एटम्स ऑफ एलिमेंट्स में कुछ कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो वो क्या हैं और उनके बेसिस पे हम किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये जो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ आवर डिस्कशन इन दिस चैप्टर, गॉट इट। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड, ऐसे लिख सकते हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दैट रिपीट after a certain period of or number of, after a certain period of or number of elements, ठीक है जी। तो ये कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद रिपीट होती हैं, ठीक। अच्छा, इनके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, इनके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है जी। कैसे? लिखो इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रॉपर्टीज वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन अ सर्टेन फैशन, ठीक है। वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन अ सर्टेन फैशन, ठीक है। and what we get out of this exercise is called a periodic table। तो ये इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम एक क्लासिफिकेशन या क्लासिफाई करते हैं हमारे एलिमेंट्स को, विच इज पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इस क्लासिफिकेशन को करने के बाद हमें जो भी प्रोडक्ट, लाइक यू नो वट एवर द रिजल्ट दैट वी गेट इज द पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। तो उसमें लिखो, पीरियोडिक टेबल के बारे में लिखो, इट इज अ पीरियोडिक टेबल, ऐसे हेडिंग छोटा सा वो डालना, फिर लिखना, पीरियोडिक टेबल इज अ सिस्टमैटिक and regular way of writing, periodic table is a systematic and regular way of writing the discovered elements, ठीक है। इसकी जो थोड़ी सी और प्रिसाइज डेफिनेशन है मैं आगे दूंगा। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट पीरियोडिक टेबल कैन मीन, ठीक है। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो ये आ तो जाएगा, इतना तो हमें क्लियर हुआ, लेकिन चाहिए क्यों है? व्हाट इज द नीड ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल और क्लासिफाइंग, या व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफाइंग दीज एलिमेंट्स? तो जैसे इसकी एनालिसिस देता हूं। भाई हम क्लास में बैठे हैं, मान लो मेरी क्लास में भी 10 ही बच्चे हैं, ठीक है, और रादर आई हैव अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स। तो वो बच्चे, उनके नाम क्या है, कहाँ वो रहते हैं, उनके पिता का नाम, उनकी हॉबीज, उनकी हरकतें, है ना, एनीथिंग दैट दे डू, उसको याद करने में मुझे बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। मतलब देयर आर नॉट टू मेनी थिंग्स फॉर मी टू रिमेंबर,
ठीक। लेकिन जब कभी भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लो 10 की जगह 100 बच्चे हो जाए, नाउ इट विल बी अ लॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू जस्ट रिमेंबर देयर नेम्स इवन। 100 बच्चों के नाम याद करना, फिर उनके पिता का नाम या मे बी घर का एड्रेस, एनीथिंग अबाउट देम विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जब कभी भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, वी ट्राई टू क्लासीफाई इट, वी ट्राई टू सिंप्लीफाई that information, sort that information into things that we can actually remember। ठीक है, जैसे तुमने क्लास में देखा होगा, अगर 100 बच्चे हैं क्लास में, तो हम उनके नाम या उनको बिठाने की कोशिश कैसे करते हैं, नाम के अनुसार। ए से शुरू होते हैं, बी जाते हैं, फिर सी जाते हैं, फिर डी जाते हैं, ऐसे करके जेड तक हम जाते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि भाई 4 बच्चे ए वाले नाम के, 2 बच्चे बी वाले नाम के, सी का 1 है और डी से मान लो 5 है ना। तो हमें ये इस तरीके से अगर हम उनको क्लासीफाई करेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू रिमेंबर दैट इंफॉर्मेशन, है ना। सेम थिंग गोज विद योर केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक फॉर दैट मैटर, कि इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें होती हैं तुम्हें याद रखने वाली। What we will try to do, like in this series of lectures, in not only in this chapter but all throughout your inorganic and organic chemistry, is to remember, is to be able to remember that information in a systematic way। थोड़ा सिस्टमैटिक वे में अगर हम चलेंगे तो हमें वो इन्फॉर्मेशन याद रह जाएगी। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इट इज एन एड फॉर अस। ये जो पीरियोडिक टेबल है, इट इज एन एड, इट इज काइंड ऑफ, ये हमारी सहायता के लिए है ताकि हम इसको याद करें। सो इट इज फॉर आवर एड टू बी एबल टू रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन अबाउट दीज एलिमेंट्स, है ना। तो इन सब चीज़ों को याद करने काम आएगी। जैसे तुम ये देखोगे कि 1800s के तक तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे डिस्कवर्ड वो 31 ही थे। फिर 1865 में जब मेंडलीव ने अपना टेबल बनाया तो 63 थे। अभी करंटली देयर आर 118 ऑफ देम। तो 118 को याद करना लाइक माइंड बॉगलिंग वर्क। तो मतलब ऐसा है कि आधा जीवन तो तुम्हारा सिर्फ केमिस्ट्री को याद करने, उन एलिमेंट्स को याद करने, उनकी प्रॉपर्टी याद करने में चला जाएगा, है ना। तो और बाकी आप और काम क्या करोगे। तो बेटर वुड बी दैट इंफॉर्मेशन इज systematically put in some form and then you can kind of use that information easily। ठीक है ना। तो information होना is not the only important thing। information systematic और simple way में होना भी important है। ये तुम अपनी जब जॉब में जाओगे तब तुम वहाँ पर भी सीखोगे। ठीक है, तो got it? Okay, so this is the reason we need these classification and periodic tables। ठीक है, to simplify information। ठीक, अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस देखते हैं पहले। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस इज द बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास मोटा मोटी क्या क्या चैप्टर आते हैं भाई। देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग आएगा, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग के बाद में तुम्हारे हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, ठीक है, डी ब्लॉक, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। और देन इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन सॉल्ट्स, ठीक है। एंड द लास्ट इज कोऑर्डिनेशन। तो हालांकि सुनने में तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, लेकिन ये बहुत सारा काम है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि याद रखने वाली हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमें इनफैक्ट जो हमारे लिटरली काम के हैं, वैसे तो सारे काम के हैं, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये और ये 3 जो हैं ये काफ़ी बेसिक हैं। अगर ये 2 हमने पकड़ लिए तो ये 4 तो आराम से हो जाएंगे। इसके लिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन और चाहिए पड़ेगी, और ये वाला डी ब्लॉक पे बेस्ड है। इनफैक्ट इसकी थोड़ी सी अलग ही है, तो इसको मैं अलग से एक वो करता हूँ। तो ये 3 चैप्टर के बेसिस तो मैं पता होने चाहिए, और 50 to 60% ऑफ द मार्क्स जो पेपर आता है वो इन तीनों चैप्टर से ही आता है, ठीक है। इनके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इन्हीं सब में मिल जाएगी तुमको, ठीक। तो मोस्टली चीज़ें 60-70% ऑफ द थिंग्स विल कम फ्रॉम दीज।
और बाकी 30-40% जो चीज़ें आएंगी वो तुम्हारी रटने वाली चीज़ें होंगी, रटने वाली जिसमें कि बहुत ही बेसिक किसी कंपाउंड के प्रिपरेशन के बारे में पूछ लेगा, उस के प्रिपरेशन के दौरान कोई कैटलिस्ट यूज़ किया हो उसके बारे में पूछ लेगा, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कम होंगे कंपैरेटिवली, ये ध्यान रखना। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं होगा तो यूँ समझ लो ये सारे चैप्टर्स में से कोई सा चैप्टर नहीं कर पाओगे, इसका होना ज़रूरी है। तो मकान अगर बनाते हो, कोई घर बनाते हो, तो उसमें फाउंडेशन तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए, दिस नीड्स टू बी स्ट्रांग। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की इंपॉर्टेंस यहाँ से पता चलती है। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर उसमें देखा जाए, और वैसे भी मैंने इनके बारे में बता ही दिया है ना कि इनकी इंपॉर्टेंस तुम्हारे जेई के लिए भी क्या होती है, जेई में भी कहीं ना कहीं अच्छे से ये क्वेश्चंस आते हैं। गॉट इट? ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू द चैप्टर। अभी चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें ये देखना है कि क्या क्या एफर्ट्स हुए थे क्लासिफिकेशन करने के, ठीक है ना। व्हाट ऑल वर द एफर्ट्स फॉर क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक एक करके। फर्स्ट वॉज डन बाय प्राउस्ट, ठीक है। सेकेंड वॉज डन बाय लेवोजियर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको। थर्ड लेवोजियर हो गया, फिर उसके डोबरेनर्स ट्रायड्स, डोबरेनर्स ट्रायड्स। फोर्थ इज दे चान कोर्थवा, पता नहीं कैसे कैसे नेम होते थे भाई। दिशान कोर्थवा बहुत सिंपल है, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ जेई में आता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मेंस में यह पूछा जा सकता है, बेसिक है। स्कूल में तो डेफिनेटली पूछ ही सकते हैं। स्कूल में तुम्हारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। फिर है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, ठीक है। सिक्स्थ इज नहीं सॉरी व्हाट्स हिज नेम, अरे एक सेकेंड, अरे यार व्हाट्स द लोथरमेयर्स कर्व। सेवेंथ इज मेंडलीव, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एट्थ इज ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो पार्ट है, ठीक है। एक तो ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और सेकंड इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो ये 8 हो गए, 8 अटेम्प्ट्स हैं। ये बहुत बेसिक से शुरू हुआ, धीमे धीमे आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये लिखो, ऐसे हेडिंग लिखना, द फॉलोइंग एफर्ट्स वर मेड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। तो इन अ सिस्टमैटिक मैनर फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज मेड बाय, ऐसे लिखना, ये प्राउस्ट का लिखना, फर्स्ट प्राउस्ट लिखना, या तो पहले ऐसे करो सारे के सारे नोट डाउन कर लो और फिर फर्स्ट लिखना। तो फर्स्ट प्राउस्ट में लिखना, Proust proposed that all the elements are aggregation of hydrogen atom, which is not true. उसे सोचा होगा कि किस तरीके से इनको देख सकते हैं, तो उसे लगा कि यार हाइड्रोजन एटम को अगर मैं एग्रीगेट करता चला जाऊं तो मुझे और एलिमेंट्स मिल सकते हैं। तो ही सेड कि दैट ऑल द एलिमेंट्स आर एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड या हाइड्रोजन लिख लो, हाइड्रोजन, एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो जो उनकी प्रॉपर्टीज होंगी वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज का इंटीग्रल मल्टीपल होंगी। दैट्स व्हाट ही प्रपोज्ड, व्हिच इज नाउ वी नो दैट इट इज नॉट ट्रू। उस टाइम पे एटलीस्ट उसने एफर्ट किया कि भाई जितने भी और एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन के ही काइंड ऑफ एग्रीगेशन से मिलके बने। नॉट अ बैड आइडिया, बट देन अगेन इट डज नॉट हैव एनी लॉजिक, इसका बेस नहीं है, ठीक है। लिखो, सिंस इट डिड नॉट हैव
since it did not have any basis, it was discarded soon. Now सेकेंड लिखो लेवोजियर के बारे में. लेवोजियर को तुमने पढ़ा भी होगा, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे. आई थिंक ही वॉज द वन हु एक्चुअली, पहले क्या होता था ना, केमिस्ट्री को क्या बताया जाता था कि दैट देयर इज अ वाइटल फोर्स इन कंपाउंड्स. जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एक वाइटल फोर्स की वजह से होती हैं. वो वाइटल फोर्स क्या था, नोबडी न्यू. ठीक है, लेकिन एक एक थोड़ा सा उसको अनसाइंटिफिक वे में पुट किया जाता था कि दैट देयर इज अ वाइटल फोर्स जिस वजह से जो भी चीज़ हो रही है. लेकिन लेवोजियर ने ये करके दिखाया कि दैट वी कैन ऑल्सो डू दैट. तो देयर इज नो वाइटल फोर्स इन दैट. ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री. तो लिखो लेवोजियर हु वाज आल्सो कॉल्ड Lavoisier, who was also called the father of chemistry, divided the known elements into metals and non-metals. ठीक है जी, मेटल्स और नॉन मेटल्स में उसने उनको, ठीक है, क्लासिफाई कर दिया. ठीक, मेटल्स कौन से हुए, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, दे इजीली गेन इलेक्ट्रॉन, दे डू नॉट लूज बट गेन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो उसने इन दोनों में उसको बांट दिया. गॉट इट. एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हें लिखना हो तो तुम ये लिख सकते हो भाई, Na है, Na आराम से अपना इलेक्ट्रॉन देके Na प्लस क्रिएट कर सकता है, और जो Cl है, Cl को अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो आराम से वो Cl माइनस बना सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल हो गया. लेकिन ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के अलावा भी तो एक कैटेगरी होती है, पढ़ा तो हो गई ना, मेटलॉइड्स है ना, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों जैसी होती है या बीच में कहीं पे होती है. तो क्योंकि वो मेटलॉइड्स भी एग्जिस्ट करते हैं एंड वो डिस्कवर किए गए, तो लगा कि यार ना तो यहाँ पुट किए जा सकते हैं ना उस जगह पे पुट किए जा सकते हैं. तो इस वजह से ये जो एक क्लासिफिकेशन है ये भी काइंड ऑफ डिस्कार्ड कर दिया गया. हालांकि फिर भी हम अभी इसको एक लेवल पे यूज करते हैं. ठीक है, तो लिखो इसमें दिस classification did not take metalloids into account. So when metalloids were discovered, this classification was discarded. अगर किसी को मेटलॉइड्स के बारे में ना पता हो, आज पहली बार जीवन में सुन रहा हो, तो भाई ऐसे नीचे एक स्टार मार्क करके मेटलॉइड्स लिखना और लिखना कि एलिमेंट्स हैविंग बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और या फिर और करके लिख लेना प्रॉपर्टीज इन बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. गॉट इट, इस तरीके से लिख लेना. ठीक है जी, तो ये तुम्हारा यहाँ पे तक फेल हुआ. अब डोबरेनर्स की जो बात थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी. इसमें ये थोड़ा सा और साइंटिफिक होके बात करी इसने भाई ने. ठीक है, डोबरेनर का फंडा क्या था, डोबरेनर भैया ने बताई ये बात. इसने कहा कि अगर हम 3 एलिमेंट्स को लें, मान लो A है, B है और C है. ठीक है, और इन 2 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, इसको यूँ समझो A ऑफ A, A ऑफ C और A ऑफ B. तो यहाँ पे ये A समझ रहे हो ना, एटॉमिक जो मास नंबर को जैसे हम यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह मैंने बस ऐसे यार ऐसे कर लो यार, एटॉमिक मास है ना, तो ऐसे लिख लो MA MB, कंफ्यूज ना हो ना तुम भाई. तो MB विल बी इक्वल टू MA प्लस MC अपॉन 2. आसपास होगा, एग्जैक्टली इक्वल ना भी हो तो आसपास होगा. ठीक है ना, तो ऐसे
तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को उसने ट्रायड कहा, ऐसे तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को उसने ट्रायड कहा, जिसमें बीच वाले का जो मास होता है वो दोनों के एवरेज के इक्वल होता है। ठीक है, तो लिखो डॉबरेनर के बारे में लिखो। when certain elements are arranged in a group of three, when certain elements are arranged in a group of three called triads, the atomic mass of the middle element came out to be equal to the average of the atomic mass of first and the third element, पहले और तीसरे के। ठीक है, ये तुम नोट डाउन कर लो। इसके एग्जाम्पल हो गए लीना का, इसमें भी तुम करके देखो चाहे तो। ठीक है, का सर बा, ठीक है, का सर 12, पास बी, ठीक है, एस से ते, ससेते, ठीक है, CL BR I, गॉट इट। तो अगर तुम ऐसे तीन एलिमेंट्स को लो तो हमेशा उनका एक ट्रायड बना सकते हो। ठीक है, तो ये से इनके बारे में देखो, इसके बारे में, ये एग्जाम्पल्स हैं, मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, इनके तुम खुद कैलकुलेट करके देख लेना। चलो इसका मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका 39 होता है, ठीक है, और इसका कितना होता है 39 और 9, एक सेकेंड, 39 और 8, ठीक है, 8 होता है, सॉरी 7 होता है। 39 एंड 7 कितना हो गया 46/2 कितना हो गया 23। ठीक है, तो तुम देखोगे कि इस वाले केस में ऐसा आ रहा है। इनफैक्ट सबके मैं लिखवा ही रहा हूँ, देखो ये 7 हो गया, ये 23 हो गया, ये 39 हो गया, ठीक है, ये 40 हो गया, ये 87, सॉरी ये 87 हो गया, नहीं ये 87 तो ये 137 हुआ, ये 87 हो गया, ठीक है, 35.5 80 127, ये कितना हुआ 31 75 122 128 78 एंड 32, इन सब का चेक करके देख लो। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। तो ये तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो गए। अगर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, इनफैक्ट अगर तुमने तो क्या देख रहे हो, तुम ये सारे के सारे, अगर तुम्हें देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैं जैसे पढ़ाने वाला हूँ और जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम ये याद रखो, वो ये है, जो तुम्हें याद रखना ही है वो तुम्हारा मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो तो तुम्हें याद रखना ही रखना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तुम्हारी केमिस्ट्री की चाहे एनसीईआरटी में तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन किसी भी और बुक को तुम खरीदोगे तो उसमें एक पीरियोडिक टेबल होगा ही होगा। ठीक, सो दिस इज माय सजेशन टू यू, बाय एन A4 साइज और A3 साइज पीरियोडिक टेबल एंड पेस्ट इट समवेयर इन योर रूम, या घर में कहीं पे भी उसको लगा दो। ठीक है, टॉयलेट के दरवाजे पे लगा दो। हालांकि विद्या को ऐसी जगहों पे नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि आई मीन यू लाइक इट नीड्स टू बी देयर समवेयर वेयर यू कैन सी इट। ठीक है, चाहे तुम अपने बेड के सामने वाली वॉल पे लगा दो, कहीं पे भी, लेकिन उसको पेस्ट कर दो। क्या होगा, बार बार तुम्हें वो एलिमेंट्स दिखते रहेंगे तो उनकी पोजीशन हमेशा याद रह जाएगी। ठीक है, और तुम्हें वो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना ही करना है। तो दैट इज वन थिंग। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि वो पीरियोडिक टेबल से ये रिलेट करते हुए तुमको बता सकूं। जैसे अगर तुम ध्यान से देखो, चलो यहाँ पे जल्दी से पीरियोडिक टेबल जो है ना मॉडर्न वाला, वो बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा अरे यार एक सेकेंड पहले इसका सिर्फ केज बना लेते हैं। ठीक है, सॉरी,
ठीक है, नीचे तुम्हारा एफ ब्लॉक होगा, उसको नहीं बना रहा हूं मैं। देखो भाई, जितने जितने ये तुम्हें याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर तो अभी मैं इसको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर रेफरेंस। शक्ति VCR में फेकोनीक्यूरिया, ठीक है, ऐसे और भी आते हैं, मैं अभी उनको नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर तुम्हारे 2 और F वाले होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है जी, 14 होंगे ये पूरे। गॉट इट। तो ये तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक, दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। गॉट इट। अब देखो ध्यान से, इसमें लीना के, ठीक है, लीना के कौन सा हुआ, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये अच्छा, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, सारे के सारे देख रहे हो तुम वर्टिकल लाइंस में, जिनको हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अभी हालांकि तुम पढ़ोगे इसको दोबारा, ये हो गया, ये हो गया एंड ये तीनों हो गए, है ना, ठीक है। तो ऐसे तुम और भी बना सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इन्हीं के साथ में, ठीक है। बस या इसकी बेसिक कंडीशन क्या है कि बीच वाले का मास इन दोनों के मास का एवरेज होना चाहिए। गॉट दिस, ठीक है। इसके एक्सेप्शंस लिख लो। एक्सेप्शन जैसे हो गया, सॉरी ये तो मैंने गलत कर दिया, ये वाला होना चाहिए, तीनों, नॉट दिस वन, प्रॉब्लम, गलती से मिस्टेक हो गया भाई, ठीक है। ये FCL और BR, अगर तुम इसका करोगे तो इसमें ये फॉलो नहीं होता है। तो इसमें भी ऐसा है कि हर एक के लिए फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ कुछ के लिए फॉलो हो पा रहा है ना। तो इसमें अगर तुम देखो तो यही इसकी क्या कहते हैं, यही इसका ड्रॉबैक भी है, ठीक। तो इसमें लिखो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the middle element, the physical and chemical properties of the middle element were also average to those of the first and the third element, the first and the third element, ठीक है जी। exceptions तुमने ये लिख लिया, दूसरा exception तुम लिख सकते हो which is फेकोनी, ठीक है। तो गॉट इट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज, इसमें ड्रॉबैक लिख लो, देखो द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज, द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज दैट द कॉन्सेप्ट वाज नॉट, दैट द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज दैट द कॉन्सेप्ट वाज नॉट the concept was not applicable to all the known elements. Concept was not applicable to all the known elements, but to a few, but limited only to a few elements, but only limited to a few elements. ठीक है, ठीक। इसमें एक स्टार मार्क करके लिख लो, but it made it clear, but it made it clear, but it made it clear that the physical and chemical properties of the elements, but it made it clear that the physical and chemical properties of the element are in some way,
आर इन सम वे रिलेटेड टू दी एटॉमिक मास, आर रिलेटेड टू दी एटॉमिक मास, मतलब जो भी उनकी प्रॉपर्टीज होगी एटॉमिक मास से उसका कुछ ना कुछ लेना देना है, ये इसका एक टेक अवे है। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया डोब्रेनियर्स। अब डोब्रेनियर के बाद है दे चांग-कोर्तोआ। ये बहुत सारे लोग पढ़ाते नहीं और पढ़ाना भी नहीं चाहिए, कोई बहुत इसमें तुर्रम खानी था ये। ठीक है भाई, तो इसमें इसने बस एक चीज़ करी थी जो कि एक तरीके से जो डोब्रेनर ने किया उसी को रेनफोर्स करती है। वो क्या है, इसने क्या किया कि एक सिलेंडर लिया, ठीक है, इस सिलेंडर पे इसने क्या किया, ठीक है, इसने सिलेंडर पे ऐसे वर्टिकल पैरेलल टू द एक्सिस इसने 16 इक्विडिस्टेंट लाइन खींची, 16 इक्विडिस्टेंट लाइन खींची। अब जब इसने 16 इक्विडिस्टेंट लाइन खींची और फिर इसने इसके ऊपर एक हीलिक्स बनाया। हीलिक्स क्या होता है, अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूं, अगर ये एंगल जो है ये एंगल 45 डिग्रीज हो, ये एंगल भी 45 डिग्रीज हो, सेम वे ऐसे ना ये 45 डिग्रीज एंगल बनाता हुआ चला जाए सारा का सारा, तो इस तरीके से अगर तुम देखोगे तो इट विल लाइक ऐसे लंबा होगा तो इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस, ऐसे है ना, एक हीलिक्स के जैसे जाता रहेगा। तो इसमें इसने देखा कि 16 यूनिट्स, ठीक है, या फिर 16 के मल्टीपल्स यूनिट्स वाले जो एलिमेंट्स थे जिनका मास 16 यूनिट्स ज़्यादा था, ठीक है, पिछले वाले से, वो एक ही वर्टिकल लाइन में आए। तो इसमें लिखो, इसमें ही इसका लिख लो, इसमें he took a cylinder, he मतलब दे चांग-कोर्तोआ, he took a cylinder and drew 16 equidistant lines, 16 equidistant parallel lines on its surface parallel to the axis of the cylinder, parallel to the axis of the cylinder. Then he drew a helix at 45 degrees Celsius. Then he drew a helix at 45 degrees Celsius कह रहा हूँ, at 45 degrees to the axis of the cylinder, 45 degrees to the axis of the cylinder। भाई अगर ये 45 होगा तो ये वाला एंगल भी तो 45 है ना, तो ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से 45 डिग्रीज पे ये हेलिक्स बनाएगा। ठीक है, हेलिक्स 45 डिग्रीज टू द एक्सिस, 45 degrees to the axis, and then he arranged elements in increasing order of their atomic masses। तो यहाँ पे उसने increasing order of atomic masses पे उनको लगाया पहले तो, ठीक है, सबको लगा दिया उसने पूरे के पूरे हीलिक्स में। जहां पर ये हीलिक्स और जो ये लाइन कट करी थी उस पॉइंट पे उसने सारे के सारे एलिमेंट्स को लगाया इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, he found that elements which differed in atomic mass by 16 or multiples of 16, elements which differed in atomic mass by 16, ठीक है, और multiples of 16 were lying on the same vertical line, ठीक है, were lying on the same vertical line and they showed similarity in properties। इन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी दिखाई, and they showed similarity in properties। ये उसने देखा जो चीज पहले भी प्रूव हो चुकी कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज का कुछ ना कुछ लेना देना इनके एटॉमिक मास से है, वही चीज इसने भी प्रूव करी है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूलैंड ऑक्टेव्स। ये हम देख चुके, ये भी हो गया। अब न्यूलैंड ऑक्टेव्स, न्यूलैंड ऑक्टेव का फंडा क्या था, ये देखो। न्यूलैंड के ऑक्टेव में, ऑक्टेव्स का मतलब जैसे अगर हम हिंदी में उसको बोलें या संस्कृत के जो हमारे स्वर हैं वो है सारे गामा पाधा नी। ठीक है, सारे गामा पाधा नी, सा रे गा मा पा धा। हिंदी बहुत गंदी हो गई यार अब लाइफ में, मतलब ऐसा हो गया।
नी, ठीक है। इसके बाद फिर से स आ जाता है। गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। अगर अंग्रेजी में लिखें, अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं भाई, कुछ लोग अंग्रेज होंगे भाई हमारे स्टूडेंट्स में भी, तो ये होते हैं दो रे मी फा सो ला ती, ठीक है। जिसको जैसा सही लगे, हम तो हिंदी में पढ़ाएंगे भाई, सा रे गा मा प ध नी सा, ठीक है। अगर उसने कहा कि हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ऐसे अरेंज कर दें, ठीक है, तो हर एलिमेंट का जो 8th एलिमेंट होगा वो उसकी प्रॉपर्टीज इसी के जैसी होंगी। जैसे देखो, हाइड्रोजन से शुरू करो, ठीक है, या इनफैक्ट लिथियम से शुरू करो, ये आ गया, ठीक है। उस वक्त तक क्योंकि इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी तो उसने उसको अकाउंट में लिया ही नहीं। और ये जो सा है, यूं समझ लो ये सा फिर यहां से शुरू हो गया, तो इसके बाद क्या जाएगा, Na, ठीक है। और फिर अगेन क्योंकि यहां वाली आर्गन भी नहीं होगी, यहां पे ये आ गया। तो उसने कहा कि ये अगर एलिमेंट मैं लेता हूं तो इसका 8वां एलिमेंट कौन सा हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो हर 8वां एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी दिखा रहा है फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो एक ऑक्टेव हो गया ये, है ना। 7 स्वरों के बाद जो 8वां स्वर है फिर से सेम फर्स्ट के जैसा ही है, ठीक। तो ये उसने ऑक्टेव्स के बेसिस पे समझाने की कोशिश करी कि दी प्रॉपर्टीज आर गेटिंग रिपीटेड इन मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। ये उसने बताने की कोशिश करी। गॉट इट। हालांकि ये क्यों फेल हुआ क्या नहीं हुआ वो पहले बाद में लिखेंगे, पहले इसमें लिखो। न्यूलैंड was the first scientist. Newland was the first scientist who gave the idea that periodic properties of the elements are related with the atomic mass of the elements. अब तुम पूछोगे सर ये तो अभी हमने पिछले 2 में भी देखा, मतलब पॉइंट इस कि उसने, उन लोगों ने अपने हिसाब से जैसा भी किया, उन्होंने ये चीज़ इस तरीके से प्रपोज नहीं की थी कि ये रही होगी। इसने अपने इस प्रपोजल का बेसिस ही एटॉमिक मास को बनाया, ठीक है। इसने अपने प्रपोजल का बेसिस ही एटॉमिक मास को बनाया, ठीक है। तो लिखो इसमें, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यार इस चैप्टर में ना बहुत सारा कुछ थियोरेटिकल है, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को डिक्टेट करनी पड़ेंगी। गॉट दिस। जितनी मैं यहाँ पे समझा पाऊंगा, जितने हम क्वेश्चंस कर पाएंगे उसको समझने के लिए, डेफिनेटली आई विल डू दैट। जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन मोस्टली इसमें थियोरेटिकल पार्ट है जो कि हमें पढ़ के समझना है, ठीक है। रटना नहीं है यार। मतलब मेरी तो बच्चों से, अब यहाँ मतलब रुड़की में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रटवाते हैं चीज़ों को, लिखवा के रटवाते हैं, तो मतलब रट्टू तोता बना रहे हैं। केमिस्ट्री इतनी रटने लायक भी नहीं है, मैं कहूँगा 30% ऑफ इट इज़ जो कि पढ़ने वाली, रटने वाली है, ठीक है। वो तुम डेफिनेटली उसके तरीके हैं याद करने के, ठीक है, उस तरीके से हो सकते हैं, बट 70% ऑफ इट दैट इज़ प्रिटी लॉजिकल यार, कोई ऐसा है ही नहीं उसमें। और जो अगर ऐसे पढ़ाता है यार, या तो उसको आता नहीं पढ़ाना, या फिर पता नहीं, मतलब वो खुद भी ऐसे ही पढ़ा होगा शायद, इस वजह से ऐसा होता होगा। बट मैंने ऐसे नहीं पढ़ा, मैंने हमेशा लॉजिक ढूंढा, बिकॉज मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है। तो तुम में से जिन को भी चीज़ें याद नहीं रहती भाई, तो वो तो भाई सही जगह पे है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो बिल्कुल बिना याद करे चीज़ें की थी, और केमिस्ट्री मैंने फोड़ा था, ठीक है। आउट ऑफ द 3 द हाईएस्ट मार्क्स वर इन केमिस्ट्री ओनली इन माई IIT JEE, ठीक। तो कहाँ थे हम, राइट। तो ही वॉज द फर्स्ट वन। देखो, हाँ सॉरी, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, if the elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then any element will have similar properties to the 8th element that followed. Any element will have the same properties to the
8th एलिमेंट दैट फॉलोड। ठीक है जी, गॉट इट। जस्ट लाइक या सिमिलर टू म्यूजिकल नोट्स, सिमिलर टू म्यूजिकल नोट्स, गॉट इट। तो ये तुम बना सकते हो, इसके अलावा ये और किसी पे फिट होता भी नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट मेरे पास जो ये पैकेज है मैंने क्रिएट किया है, इसको मैं अब कुछ समय में लाइव करूँगा और तुम्हारे लिए, तुम सब लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, उस ऐप पे ही बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी पड़ा होगा। ठीक, उसमें हमारे असाइनमेंट्स होंगे, उसमें टेस्ट भी होंगे, तो तुम्हें टेस्ट उसी पे देना है। ठीक है, दिस विल बी अ रेवोल्यूशन इन रुड़की, नोबडी इज डूइंग दैट। एनीवे, ये आ गया, क्लियर होगी बात? ठीक है, ठीक है जी। तो दीज आर लाइक नोट्स। तो इसमें इसके डीमेरिट्स लिख लो कि इसमें डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स क्या आते हैं। ड्रॉबैक्स सामने सामने दिख रहा है कि भाई ये सीए तक वैलिड है। जैसे तुम अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो लिखे हैं ये कहाँ है, ली बे ब क नो ओ फ। ठीक है, और फिर एन ए एम जी ए एल सी पी एस सी एल। ठीक है, तुम देख रहे हो कि ये एक ही ग्रुप पीरियड में है और 1 से लेकर 7 तक यहाँ है, 1 से लेकर 7 तक यहाँ है। उसके बाद ये पोटेशियम और कैल्शियम तक आ गया। अगर मैं इसके बाद इन तीनों को, 5 को लिख लूँ तो इनके बीच में ये भी तो है ना। तो ये इनके बीच में अगर ये आ गए तो हम डायरेक्टली इन पे जंप नहीं कर सकते, हमें ये लिखना पड़ेगा। और अगर हम ये लिखेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज इनके जैसी नहीं होती। ठीक है, और अगर नहीं होगी तो ये ऑक्टेव्स अपने आप से ही फेल हो जाएंगे। तो मैं जो उसके फेलियर थे उस वक्त तक तो ये नहीं बना था, लेकिन इसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों फेल हुआ। सामने सामने दिख रहा है ना कि भाई इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज तो इनकी जैसी है ही नहीं, तो ये फेल हो गई। तो उसमें लिखो इट वॉज वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली, इट वॉज वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली, इट वॉज वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली। ठीक है, इनर्ट गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड बाय देन, सेकंड लिखना है, इनर्ट गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड बाय देन, हेंस there was no space for them, hence there was no space for them. Inert gases were not discovered by then, hence there was no space for them. ठीक है, और थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि it was applicable only to lighter elements. ये लाइटर एलिमेंट्स है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, बाकी नीचे वालों के लिए तो एप्लीकेबल है ही नहीं। ठीक है, these are the drawbacks. तो हमारा न्यूलैंड्स भी हो गया भाई। अब बात करते हैं लोथर-मेयर कर्व। दिस वाज क्वाइट ग्राउंड ब्रेकिंग। जो लोथर-मेयर कर्व है ये काफी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टफ था। ठीक है, तो कैसा है ये देखो जरा। तो लोथर-मेयर कर्व जो है तुम्हारा वो ऐसा कुछ था। ठीक है, लोथर-मेयर कर्व वाज समवट लाइक दिस। यहां पे उसने एक फिजिकल प्रॉपर्टी ली, एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, और इधर उसने लिया एटॉमिक मास। ठीक है जी, अभी समझाने के पर्पज से बोल रहा हूँ, फिर अभी लिखवाऊंगा ये सब ये। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम क्या हुई है, ये सब चीज़ें। ठीक, तो इसमें उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आया। ठीक है, ग्राफ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके कुछ बेसिक्स हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके का कुछ कर्व मिला हमको। ठीक, कोशिश की है मैंने, जैसे मेरे पास है जो एक्चुअल कर्व था उसके जैसा ही बनाऊं। ठीक है, अदरवाइज लोग तो ऐसे कुछ 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 कर्व बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हायर होगा। हालांकि इतना स्ट्रेट नहीं होता जितना मैंने बनाया, बट देन अगेन। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पकड़ा। जैसे उसने एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तुमको पता है। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम क्या हुई भाई, देखो हमने क्या मेटल लिया या कुछ भी मैटर लिया, अब वो कुछ एलिमेंट लिया, तो उसके बेसिक यूनिट क्या है, एक एटम है। एटम को हमने स्फेरिकल ही अज्यूम किया है। अब उस स्फेयर की कुछ तो वॉल्यूम होगी, तो उस वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो वॉल्यूम उसने कैलकुलेट करी और उसको एटॉमिक मास के साथ प्लॉट कर दिया, और तभी उसके पास ग्राफ आया। इसी तरीके से उसने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी उसने इसी तरीके से ही प्लॉट किया। ठीक है, तो उसको कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन मिली इसमें। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर पैटर्न था जो कि फॉलो हो रहा था। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा था, वो मैं लिखवाऊंगा।
ठीक है, तो उसमें पहले लिखो लोथर मेयर said that the periodicity of the physical properties, ये ध्यान रखना, लोथर मेयर said that the periodicity of the physical properties of the elements is a function of their atomic masses, ठीक है. He calculated some physical properties such as atomic volume, melting point and boiling point, and plotted them against atomic mass of those elements, ठीक है. By doing this he got a curve popularly known as Lothar-Meyer curve, ठीक है. लोथर मेयर कर्व, इसके लिए जगह छोड़ दो, इसको थोड़ा बाद में बना लेना, क्योंकि इसको मैं अभी ना इस पे कुछ और चीज़ें साथ साथ दिखवाता चलूँगा, इसको बाद में बनाना, इसके लिए जगह छोड़ दो अभी यहाँ पे, ठीक है. इसमें इतने के अलावा और कुछ बाहर नहीं आएगा, इसी में आएगा जो कुछ आएगा, ठीक है. तो उसमें लिखो he calculated the atomic volume of an element by dividing its atomic mass by its density in solid state, तो किसी भी एलिमेंट का उसने एटॉमिक मास लिया और उसको उसने उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर दिया सॉलिड फॉर्म में, हर एक को उसने सॉलिड में कन्वर्ट किया, उसकी डेंसिटी को कैलकुलेट किया और फिर ये सब किया. तो काम उसने काफ़ी सारा किया था. ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस, ठीक है. गॉट इट. That's how we calculated atomic volume. अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, ठीक है. 4-5 ऑब्जर्वेशंस हैं. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो इन जनरल ये है कि जो पीक्स हैं, यही कह लो सिमिलर एलिमेंट्स होते, ठीक है. इसमें लिखो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ऐसे ऑब्जर्वेशंस ऑफ लोथर मेयर या ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम लोथर मेयर कर्व लिख लो. Observations from Lothar-Meyer curve. Elements having similar properties occupied similar places या positions लिखो, similar positions on the curve, ठीक है. Elements having similar properties occupied similar positions on the curve, ठीक है. जैसे ये जो peaks हैं, ठीक है, these peaks were occupied by alkali metals with an exception, जहाँ पे Li came here, यहाँ पे He था और यहाँ पे H था, ठीक है जी, with an exception. तो लिखो alkali metals, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है. alkali metals having largest atomic volumes occupied the maxima of the curve, ठीक है जी. सेकेंड लिखो हैलोजेंस, जो हैलोजेंस थे, ठीक है जी. हैलोजेंस हमेशा चढ़ते हुए ग्राफ में यहाँ कहीं थे, ठीक है. तो लिखो हैलोजेंस के बारे में. The halogens FCl-Bri occupied positions on the ascending portion of the curve. Positions on the ascending part of the curve, ठीक है, ascending portion of the curve, ठीक है. सेकेंड लिखो alkaline earth metals हमेशा डिक्लाइनिंग पार्ट के मिडिल में कहीं थे. जैसे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे F होगा, यहाँ Cl होगा, यहाँ Br होगा, यहाँ पे Mg होगा, यहाँ Ca होगा, का सर ऐसे करके आएगा, ठीक है. तो लिखो इसमें
alkaline earth metals occupy MgCa/SrBa occupied positions at about midpoint on the descending portion of the curve. At about midpoint on the descending portion of the curve. ठीक है. और लास्ट लिखना, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड द ट्रफ और द बॉटम ऑफ द कर्व. ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड द ट्रफ और द मिनिमा ऑफ द कर्व, ऐसे लिख लो. ठीक है, मिनिमा ऑफ द कर्व. ठीक. तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग इसलिए था क्योंकि इसने डायरेक्टली बता दिया कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डेफिनेटली एटॉमिक मास से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ तो इसका लेना देना है. मतलब एकदम प्रूफ दे दिया उसने साथ साथ. भाई साहब ने आइडिया तो दिया था, न्यूलैंड ने आइडिया दिया था, लेकिन उसने कोई प्रूफ नहीं दिया था. यहाँ पे इसने प्रूफ दे दिया, तो एक जीता जागता उदाहरण हो गया. और ये सिर्फ उसने एटॉमिक वॉल्यूम के लिए नहीं दिया, उसने मेल्टिंग पॉइंट के लिए दिया, बॉइलिंग पॉइंट के लिए और बाकी और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए दिया. ठीक है, दैट्स व्हाट ही डिड नाउ. लेकिन ये चल क्यों नहीं पाया? क्योंकि देखो, एक तो क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो तो कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखे हैं कितने? 118. उसमें से भी 118 में से 117वां जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो 118 में से 92 तक तो नेचुरली अकरिंग है. ठीक है, 92 के बाद जितने भी हैं वो मैन मेड हैं, उनको हम ट्रांसयूरेनिक कहते हैं. और उसमें भी जो एक है, ठीक है, 117, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो हम नहीं बना पाए हैं. ठीक है, तो 117 एलिमेंट्स है. तो 117 एलिमेंट्स अगर मैं यहाँ पे डालूंगा और फिर मैं एटॉमिक वॉल्यूम का एक कर्व यहाँ पे उसको देखूंगा, तो ये तो एक कर्व हुआ, फिर भी मैं उसको याद कर पाऊँ. लेकिन मान लो कि ऐसे ही 10 कर्व और हों, किसी मेल्टिंग पॉइंट का, किसी बॉइलिंग पॉइंट का, फिर किसी फलां का, फिर डिमका का, है ना. तो बहुत सारे ऐसे कर्व्स हो जाएंगे, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा ना, या तुम भी पागल हो जाओगे भाई इसको कर्व को याद करते करते. फिर ये तुमको ये देखना पड़ेगा कि भाई किसकी पोजीशन किस वाले कर्व में कहाँ पे है. तो दिस विल बी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो पहले से ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा काम. तो इस वजह से इसको डिस्कार्ड, लाइक इसको प्रैक्टिकल पर्पस नहीं है ना, या प्रैक्टिकल यूज नहीं था, इसलिए इसको काइंड ऑफ किनारे कर दिया गया. हालांकि इसने जो प्रूव किया वो आज तक भी ट्रू है. ठीक है, लाइक टू सम एक्सटेंट, क्योंकि एटॉमिक मास चेंज हो गया ना. अभी एटॉमिक मास इज नॉट द बेसिस, इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज द बेसिस. तो इसमें लिखो, इट डज नॉट हैव प्रैक्टिकल यूटिलिटी बिकॉज first there will be similar curves for each physical property. There will be similar curves for each physical property, so there will be a lot of curves to remember. First. Second is the number of elements is very high. 117 लिख लो ब्रैकेट में, 117. Hence it is difficult to remember the position of each element. Hence it is difficult या impossible to remember the position of each element on each curve. ठीक है, each of the curves. तो यहाँ पे हमारा हाथ ढीला पड़ जाता है कि भाई कैसे कर पाएंगे इसको. तो लेकिन हालांकि दिस इज अ वेरी यूजफुल वे ऑफ डिपिक्टिंग थिंग्स, मे बी नॉट as useful for a common man who is trying to learn chemistry. ठीक है, वो तो पहले ही भाग जाएगा कि इतने सारे तो कर्व हैं. Got it? तो ये यहाँ पे अब तुम्हारा लूथर मेयर भी हो गया. आज मोस्ट प्रॉब्ली हम यहाँ तक करेंगे, कल हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे. अब मेंडलीव के बारे में बात करते हैं. 1865 में मेंडलीव भैया ने, मतलब वो रशियन थे और मतलब उनको भी भूत सवार था कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. तो उन्होंने क्या जुगाड़ किया, उन्होंने इस तरीके का एक टेबल बनाया भाई. ठीक है, तो एक सेकंड रुको. उन्होंने टेबल बनाया, इसमें उन्होंने क्या किया, 12 तो वर्टिकल लाइन कॉलम्स बना दिए. ठीक है जी, 12 वर्टिकल कॉलम्स बना दिए उन्होंने. ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा.
8 9 10, एक सेकेंड रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है जी, इसको ऐसे करके उसने 12 लाइंस बनाई थी, 12 ही बनाया ना, 7 और 3 10 और 11 ही तो हुआ, 12 कैसे आया फिर? ठीक है, एनीवे ही इन द बिगनिंग ऐसे लिखो, Mendeleev prepared a table of elements, Mendeleev prepared a table of elements with 12 vertical lines, with 12 vertical lines and with 12 vertical lines and 7 horizontal lines। तो यहाँ पर 7 उसने horizontal line बनाई। ठीक है जी, ठीक है, तो ये उसने सारा का सारा इस तरीके से बनाया। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन्स थे उसने उन्हें ग्रुप्स कहा और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसने उन्हें पीरियड्स कहा। तो लिखो, in the original Mendeleev's table, in the original Mendeleev's table he created 12 vertical columns, he created 12 vertical columns, ब्रैकेट में लिख लेना ग्रुप्स, ब्रैकेट में लिखना ग्रुप्स, एंड 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, एंड 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, ब्रैकेट में लिख लेना पीरियड्स, एंड 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, ब्रैकेट में पीरियड्स। जो हमें याद रखना है वो उसका मॉडिफिकेशन याद रखना है। लिखो इसमें, आफ्टर सम मॉडिफिकेशन he brought them to 9 vertical columns, he brought them to 9 vertical columns। ठीक है, तो पहले उसने 12 बनाए थे, मैं उनकी बात चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसने फिर बनाए ये उसने जो बनाया था आठवां काफ़ी वाइड था। ये क्यों था ये भी बताएंगे अभी। तो 8 उसने 9 कॉलम टोटल बनाए। ठीक है, 8वां काफ़ी वाइड था, क्यों था वो भी देखेंगे। ठीक है, ये 8th हो गया और ये हो गया 9th। तो उसने 9 वर्टिकल कॉलम्स बनाए और एक नहीं 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई उसने। ठीक है, तो उसमें 7 में उसने क्या किया, 7 में इसने एलिमेंट्स डाले। तो लिखो, 7 कॉलम्स वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज A एंड B। मतलब हर कॉलम को 1 से लेकर 7 के बीच में हर कॉलम को उसने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, A B A B A B A B A B A B A B। ठीक है ना, तो A B A B करते हुए 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B ऐसे करके इसने कॉलम्स बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें, इन द 8th कॉलम या द 8th कॉलम कंटेन्ड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। यहां पे उसने 3 एलिमेंट्स को रखा, एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ही कंटेन्ड, या 8th ग्रुप कंटेन्ड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, है ना। और लास्ट वाले को ये 9th नहीं कहता था, लास्ट वाले को एक्चुअली में ये कहता था 0 ग्रुप, नॉट 9th को। इसको 9th कॉलम में हालांकि इसको 0 ग्रुप कहता था। तो लिखो, 9th कॉलम वॉज कॉल्ड 0 कॉलम, 9th कॉलम वॉज कॉल्ड 0 ग्रुप या 0 ग्रुप। इट कंटेन्ड इनर्ट गैसेस। तो 3 इस टेबल के 3 हिस्से हो गए, एक तो 1 से लेकर 7 तक, एक हो गया 8वां और एक हो गया 0th। ठीक है, 1 से लेकर 7 की विशेषता क्या है कि इन लोगों को या इन कॉलम्स को आधा आधा बांटा गया A B करके। ठीक है,
तो 7 हो गए, 7 दूनी 14 हो गए, ठीक है। और जो 8th वाला था इसमें 3 एलिमेंट्स थे एक ही कॉलम में, ठीक है। और जो लास्ट वाला था उसमें इनर्ट गैस। तो अगर तुम ध्यान से देखो टोटल एलिमेंट्स कितने हो रहे हैं एक पीरियड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 7 दूनी 14, 7 2 14। इसमें 3 है तो 7 14 एंड 3 17 और यहाँ पे 18। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एक उसमें हम अराउंड 18 एलिमेंट्स रखते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा बहुत रेजेम्बलेंस तुमको मतलब अब दिखनी शुरू हो जाएगी, अभी तक नहीं दिख रही थी बाकियों में, इसमें और मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिखने लगेगी, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल मोर अबाउट इट। तो इसमें है क्या क्या, तो इसमें लिखो Mendeleev assumed that the chemical properties of elements Mendeleev assumed that the chemical properties of elements dependent on ऐसे लिखो chemical properties of elements were a periodic function of their atomic weight, मतलब उनकी जो chemical properties थी वो periodically repeat होती थी depending on their atomic weight, ठीक है जी। periodic function of their atomic weight, got it, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और लिख लो, इसमें कोशिश उसने क्या की थी, उसने कोशिश ये की थी कि भाई जो ये यहाँ पे हमने एलिमेंट्स रखे हैं, कई बार ऐसा हो रहा था कि एलिमेंट की जगह तो जो आर बन रही थी अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक मास, उसके एटॉमिक मास के बेसिस पे जो उसकी जगह बन रही थी, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी ऊपर नीचे वालों से, ठीक है। तो उसने उस केस में क्या किया, उस एलिमेंट को वहां ना रख के उसने उस जगह पे रखा जहां पर उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज मिल रही हो, ठीक है। मान लो यहां पर A है, यहां पर C है, यहां पर D है और यहां पर E है। मान लो B है, B को अकॉर्डिंग टू जो एटॉमिक मास है उसे आना यहाँ पे चाहिए, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के जैसी है, तो उसने ये स्थान को खाली छोड़ के यहाँ पे लिख दिया और कहा यहाँ पर जो एलिमेंट है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, तो इट विल गेट डिस्कवर्ड इन सम टाइम, ठीक है। इट इज येट टू बी डिस्कवर्ड, दैट्स व्हाट इट वाज सेइंग। तो लिखो इसमें Mendeleev laid emphasis on the properties of elements. Mendeleev laid emphasis on the properties of element rather than their atomic masses, ठीक है। He violated his own law. He violated his own periodic law, जो मैंने अभी तुम्हें लिखवाया था ना कि that chemical properties of elements are a periodic function of the atomic masses of elements। ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है। अभी पीरियोडिक लॉ क्या होता है वो भी बताएंगे, बट मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है, तो लिख लेना इसको, उसके जगह पे लिख लेना मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है। He violated his own periodic law at certain places. He violated his own periodic law at certain places to give appropriate position to a few elements based on their properties. Appropriate position to a few elements based on their properties. जैसे देखो भाई I और टेलुरियम, ठीक है, इसका मास इससे कम होता है, इसका आयोडीन का मास इससे कम होता है, इसका 127 होता है, इसका 128 होता है। तो कायदे से तो ये बाद में आना चाहिए, लेकिन इसके जो प्रॉपर्टीज थी वो मिलती हैं हैलोजन से। तो इसने क्या किया, इसको आगे यहाँ रखा और इसको इधर रख लिया। तो क्या किया, आई को रख दिया इसने, क्या कहते हैं, हैलोजेंस के साथ में, और इसको इसने ऑक्सीजन वालों के साथ में रख दिया। तो यहाँ पे इसने खुद के लॉ को वायलेट किया है और इसने एम्फेसिस किस पे डाला, प्रॉपर्टीज पे, ठीक है।
पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो तुम देखोगे अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें 9 ग्रुप्स नहीं है, ठीक है। जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, मेरे को एकदम से याद आया। 9 ग्रुप्स हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 18 हैं। तो तुम देख चुके हो 2 2 4 14 ही हो गए, 3 ही हो गए, 1 ही हो गया, तो 18 टोटल यहाँ से आ गया, ठीक। तो ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बारे में थोड़ा बहुत था, ज़्यादा उसमें डिस्कशन में नहीं जा रहे। और अब इसके मेरिट्स की बात करते हैं कि इसका मेरिट क्या क्या है, ठीक है। तो मेरिट के उसमें लिखो, मेरिट्स ऑफ मेंडलिक पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लिखो। बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन अ टेबल, बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन अ टेबुलर फॉर्म लिखो, बाय अरेंजिंग एलिमेंट्स इन अ टेबुलर फॉर्म, Mendeleev systematized and simplified the study of elements. Mendeleev systematized and simplified the study of elements, ठीक है। सेकेंड लिखो, जब उसने, जैसे यहां पे आना चाहिए था, लेकिन यहां पे उसने अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज उसने यहाँ पे रखा, तो ये जगह खाली हो गई। तो ये जगह खाली जब हुई तो उसने इनफैक्ट डिक्लेयर भी कर दिया था कि ये जगह किसी एक ऐसे एलिमेंट के लिए रखी हुई है जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। तो इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी इन एलिमेंट्स के जैसी होगी, जो इसके ऊपर और नीचे होंगे इस ग्रुप में, इस ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स के जैसी इसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो लोग का जो ढूंढना था, लाइक डिस्कवरी, वो थोड़ी आसान हो गई। तो लिखो इसमें, Mendeleev, when Mendeleev prepared the periodic table, there were only 63 elements. ठीक है, there were only 63 elements known. He left a number of gaps. He left a number of gaps for unknown elements. He left a number of gaps for unknown elements in the table, and predicted their properties to be similar to those of its group elements, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जो उसने नाम दिए थे, he even gave name to them. मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, ये तो तुम ऑलरेडी देख चुके हो, अब इसमें क्या ही है देखने वाला। तुम्हारी बुक में शायद एनसीईआरटी में, हाँ एनसीईआरटी में दिया है, तो एक बार देख लेना उसको। मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ड्रॉ करने का बड़ा पंगा रहता भाई, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसने क्या क्या नाम दिए थे। तो एका सिलिकन था, ठीक है, एका सिलिकन था ये, फिर था एका एल्यूमिनियम, ठीक है, वो था ये, ठीक है, फिर था एका बोरॉन, वो था तुम्हारा प्लैटिनम, नहीं प्लैटिनम नहीं था, स्कैंडियम, वो था ये, और एका मैंगनीज, ठीक है, एका मैंगनीज था, वो था प्लैटिनम। तो प्लैटिनम हो गया, स्कैंडियम हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया गैलियम, और ये हो गया जर्मेनियम, ठीक है जी, गॉट इट। तो ये 4 उसने छोड़े थे, उनको नाम भी दिया था, और फाइनली बाद में ये डिस्कवरी हुए, इन चारों की डिस्कवरी हुई, ठीक है जी। तो इसमें इसको नाम याद करने का तरीका क्या हुआ भाई? नाम याद करने का तरीका हुआ सीता गीता, ठीक है, सीता गीता से अलग अलग, ठीक है, अलग, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके बीएससी से नहीं, से अलग, बीएससी नहीं, बीएससी नहीं,
सॉरी ये टेक्टिनियम था, टेक्टिनियम था, नॉट, ये था टेक्टिनियम, TC, टेक्टिनियम, ठीक है। तो नहीं, M.Tech है, M.Tech है, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना इसको, सीता गीता से अलग BSc नहीं, M.Tech है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, ये सारे तरीके मैं यहाँ पे बताऊंगा भी। ये हो गए तुम्हारे इस तरीके से, गॉट इट, ठीक है। ये तुम्हारा सेकंड इसका मेरिट हो गया। थर्ड लिखो, ही करेक्टेड या करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास लिखना, थर्ड पॉइंट पे लिखना करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, ऐसे छोटी सी हेडिंग डाल दो उसमें, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, और इसको अंडरलाइन कर लेना। लिखो इसमें मेंडलीव करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स, मेंडलीव करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स। जो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है दैट इज बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम का मतलब गलती से वैलेंसी जो है वो 3 अज्यूम करी गई थी, तो इसलिए उसका मास बताया गया था 13.5, ठीक है जी, उसका मास 13.5 बताया गया। लेकिन बाद में उसकी वैलेंसी 2 पता चली, तो उसके बाद उसका मास 9 बताया गया। तो इसने बोल दिया था कि बेरिलियम का जो मास है वो गलत है, और उसने 9 उसका कैलकुलेट करके बता भी दिया था, और बाद में ये इसका जो मास आया था 9, ये करेक्ट आया था, ठीक है। तो अगर तुम 13.5 को 3 से डिवाइड करोगे तो वह 4.5 आएगा, 4.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 आ जाएगा। दैट्स हाउ ही गॉट दिस मास, ठीक है। तो उसने बेरिलियम इज द मोस्ट फेमस वन, तो बेरिलियम का उसने मास बताया, इनकरेक्ट है, उसका करेक्ट मास भी बताया, और बाकी उसने 4-5 का बताया, वो था UBE इन AU एंड PT, ठीक है। इसमें इसको याद करने का तरीका क्या है, U बेईमान इंसान, U बेईमान इंसान, AU मतलब गोल्ड और प्लैटिनम, PT इज प्लैटिनम दोनों के दोनों क्या है, गोल्ड और प्लैटिनम मेटल्स हैं, प्रेशियस मेटल्स हैं। गोल्ड और प्लैटिनम चुराते हो, ठीक है जी। यू बेशरम इंसान या बेईमान इंसान चुराते हो, इस तरीके से याद कर लो, गॉट इट, ठीक है जी। और डीमेरिट्स लिख लो अब जल्दी से, ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। डीमेरिट्स लिखो, पहला लिखो पोजीशन ऑफ H वाज नॉट फिक्स, वो तो आज तक भी नहीं है, तो इस केस में तो उसको दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी H की पोजीशन उसने फिक्स नहीं करी थी, तो दैट्स वन ऑफ द डीमेरिट्स। सेकेंड लिखो नो सेपरेट पोजीशन वाज गिवन फॉर आइसोटोप। भाई ये डिपेंड किस पे करता है, ये जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट है, तो एटॉमिक मास आइसोटोप्स का डिफरेंट, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, वो एलिमेंट सेम है लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो अगर एटॉमिक मास है डिफरेंट है तो उनको डिफरेंट कॉलम्स में रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं किया गया था, ठीक है। तो लिखो there was no separate position was given for isotopes, no separate position was given for isotopes। next लिखो, थर्ड लिखो anomalous position of lanthanides and actinides, मतलब जो lanthanides and actinides जिसको कहते हैं F ब्लॉक वाले lanthanides and actinides, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं थी उसमें, तो anomalous सी पोजीशन थी, कहाँ पे कहीं पे भी पड़े हुए हैं, ठीक है। ओके लास्ट लिखो incorrect position of various elements, इनकरेक्ट पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है, इनकरेक्ट पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। एक एग्जांपल तो मैं तुम्हें दे ही चुका हूँ, अच्छा मिटा दिया क्या, मिटा दिया। जैसे अभी मैंने आयोडीन और टेलुरियम का बोला था, तो टेलुरियम को उसने आगे रखा, आयोडीन को पीछे रखा, इवन दो ही न्यू कि आयोडीन का मास कम है, ठीक है। तो लिखो वेरियस एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, एग्जाम्पल लिख लो इसमें, ठीक है। आर्गन हो गया, आर्गन का 40 होता है, के का 39 होता है, उसके बावजूद भी उसने के को बाद में रखा, ठीक है। टेलुरियम और इंडियम की अगर हम बात करें तो वो हो गया दूसरा थोरियम और पैलेडियम, ठीक है, और तीसरा हो गया कोबाल्ट और निकल, चौथा हो गया कोबाल्ट और निकल। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। तो ये बेसिक्स हैं तुम्हारे मेंडलीव के कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। इससे ज़्यादा इसको रटने की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ वील मूव ऑन टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टुमारो, लेट्स डू दैट टुमारो। चलो बाय बाय, टेक केयर।